हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। ग्लोबलाइजेशन को हिंदी में बोलते हैं भूमंडलीकृत। कई बार इसको वैश्वीकरण बोला जाता है, कई बार इसको भूमंडलीकरण भी बोला जाता है। तो हिंदी में अलग नाम आपको मिल सकते हैं, इंग्लिश में मिलता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के बारे में समझते हैं, पहले इसकी परिभाषा को देखते हैं। ग्लोबलाइजेशन कहते किसे हैं, उसके बाद हम ये देखेंगे ग्लोबलाइजेशन का वर्ल्ड पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, स्पेशली इंडिया पर और ब्रिटेन पर क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सर्वप्रथम देखते हैं ग्लोबलाइजेशन। आप लोग शायद परिचित हो इस शब्द से। इस शब्द का अर्थ होता है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण क्या होता है कि वैश्वीकरण आप यूं कह सकते हैं कि ये एन इंटीग्रेशन होता है ऑफ ग्लोबल इकोनॉमीज का। ग्लोबल इकोनॉमीज का मतलब यह हो गया कि विश्व के लेवल पे जितने भी देश हैं उनके बीच में आपसी व्यापारिक संबंध होता है, और इसी व्यापारिक संबंध को एकीकृत करने की प्रक्रिया ही क्या होती है, ग्लोबलाइजेशन होती है। इस तरह आप ये कह सकते हैं ग्लोबलाइजेशन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विश्व के अनेक देशों को व्यापारिक संबंधों में एकीकृत किया जाता है। इसी को आप इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच ऑल द इकोनॉमीज ऑफ द कंट्रीज ऑल द इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड आर ग्लोबली लिंक्ड। उसको ग्लोबली यानी वैश्विक रूप से जोड़ा जाता है। यानी आप इसी को आसान भाषा में ऐसे समझें कि ग्लोबलाइजेशन वह प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक देश का, जी बात को मेरे समझिएगा, प्रत्येक देश के साथ व्यापारिक संबंध होता है। इसी को मित्रों बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। क्या बोलते हैं? ग्लोबलाइजेशन। आप यूं कह सकते हैं कि एग्जाम्पल के रूप में आप इसको लीजिए कि जैसे हम भारत में हैं, इंडिया में, इंडिया का प्रत्येक देशों के साथ जो व्यापारिक संबंध है, शब्द पे फोकस करिएगा, व्यापारिक यानी ट्रेड रिलेशन, इकोनॉमिकल रिलेशन आपको अलग अलग नामों से मिल सकता है। कॉमर्स रिलेशन आपको देखने को मिल जाएगा, ट्रेड रिलेशन मिल जाएगा, इकोनॉमिकल रिलेशन हो जाएगा। इसी को आप ये कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। अब सवाल ये उठता है ग्लोबलाइजेशन क्यों क्यों? तो ग्लोबलाइजेशन इसलिए किया जाता है ताकि हम अपने डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड का मतलब होता है मांग एंड सप्लाई का मतलब होता है आपूर्ति, दोनों को पूरा कर सकें। क्योंकि आप जानते हैं जैसे जैसे देश की जनसंख्या बढ़ती है, इंक्रीज करती है, वैसे वैसे देश के लोगों की मांग बढ़ती है, उनकी जरूरत बढ़ती है। तो उस जरूरत को पूरा करने के लिए हमें दूसरे देश के संसाधनों का यानी रिसोर्सेस की जरूरत पड़ती है। क्योंकि सपोज मान लेते हैं कि इंडिया का पॉपुलेशन 1.4 बिलियन है, तो 1.4 बिलियन जो इंडिया का पॉपुलेशन है, क्या कोई भी फसल एनफ है इंडिया में सबको खिलाने के लिए? दैट इज नॉट एनफ। कुछ आप देखेंगे कुछ लोग मांसाहारी हैं, कुछ लोग शाकाहारी हैं, कुछ लोग दोनों का यूज करते हैं। और इसी तरह जैसे हम एक क्रॉप्स लेते हैं, वीट, गेहूं, देखते हैं कि गेहूं का प्रोडक्शन इंडिया में कई बार अच्छा होता है, तो गेहूं का हमको अन्य देशों से जो परचेज नहीं करना पड़ता है। लेकिन अरहर के केस में आते हैं, अरहर की जो दाल है हम परचेज करते हैं, फॉरेन देशों से क्या करते हैं, परचेज करते हैं। और इंडिया में इतना चावल होने के बाद भी इंडिया जो है चावल वियतनाम से भी परचेज करता है। ठीक, तो कहने का मतलब ये जो चावल और जो दाल और कुछ ऑयल हो गए, कुछ और अन्य प्रोडक्ट हो गए, जैसे मोबाइल फोन ले लेते हैं, इंडिया जो है 90% अपना जो टेक्नोलॉजी जो है मोबाइल का वो चाइना से खरीदता है, इंपोर्ट करता है। तो ये जो परचेज करने के प्रक्रिया है, बदले में हम चाइना को भी कुछ काटन हो गए, टेक्सटाइल्स हो गए, ये इसको क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये जो व्यापारिक संबंध है आपसी, इसी को बोलते हैं क्या, ग्लोबलाइजेशन। ये व्यापारिक संबंध सिर्फ एक देश से नहीं होगा, एक देश का अनेक देशों से होगा, एक देश का अनेक देशों से होगा। इसी को क्या बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण। और जरूरत क्यों पड़ी वैश्वीकरण की? डिमांड एंड सप्लाई को पूरा करने के लिए। और डिमांड और सप्लाई किसकी? गुड्स एंड सर्विसेज की। ये गुड्स क्या होता है? गुड्स का मतलब वस्तु, सर्विस का मतलब सेवा। जैसे कि या तो आप किसी देश को सामान के रूप में कुछ प्रोडक्ट देंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, या तो सेवा प्रदान करेंगे, बदले में आप चार्ज करेंगे। इसी को बोलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। अब आते हैं ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या पड़ा। ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या पड़ा, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, ग्लोबलाइजेशन इंडिया तक ही सीमित नहीं है।
भाई जैसे इंडिया ने अपना व्यापारिक संबंध बनाया, किन किन कंट्रियों से बनाया, जैसे आज भी आप देखेंगे, जैसे मैं कुछ दो चार कंट्रियों के नाम गिना रहा हूँ। इंडिया का व्यापारिक संबंध नेपाल से है, इसके पड़ोसी देश बांग्लादेश से है, नीचे श्रीलंका से भी है, ठीक है। इवन पाकिस्तान इसका दुश्मन है, फिर भी ट्रेड रिलेशन तो हमारा है ही, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं अरब से हमारा जो व्यापारिक संबंध है, चाइना से है, ठीक, अफगानिस्तान से है। तो ये जो व्यापारिक संबंध हमारे हैं, तो इंडिया का कई देशों से, तो क्या दूसरे देशों का नहीं इंडिया से है, दूसरे देशों का भी है। इसी तरह हर देश का मतलब जो अनेक देशों से क्या होता है, व्यापारिक संबंध होता है। तो इस व्यापारिक संबंध में कुछ टर्म और कंडीशन होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं, जिनको फॉलो करना होता है, ठीक है। इसी पूरे प्रोसेस को ही बोला जाता है ग्लोबलाइजेशन। क्या बोला जाता है? ग्लोबलाइजेशन। और जब भी ग्लोबलाइजेशन होगा, वैश्वीकरण होगा, तो हम देखेंगे राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, है ना, सांस्कृतिक रूप से भी लिंक होते हैं। मेरे कहने का मतलब सिर्फ हम इकोनॉमिकली नहीं लिंक होते हैं, इकोनॉमिकली के साथ साथ पॉलिटिकली, सोशली एंड कल्चरल रूप से भी हम क्या करते हैं, दूसरे से लिंक होते हैं। आप देखेंगे कि कुछ वेस्टर्न ड्रेसेस हैं जो इंडिया में आजकल पॉपुलर हैं, इंडिया की कुछ ड्रेसेस हैं जो वेस्टर्न कंट्री में पॉपुलर हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब कुछ उनकी अच्छी चीजें हम लेते हैं, कुछ हमारी अच्छी चीजें वे लेते हैं, कुछ उनके खाद्य सामग्री को हम इंपोर्ट करते हैं, कुछ हमारे खाद्य सामग्री को वे इंपोर्ट करते हैं। तो ये प्रोसेस होता रहेगा। इस प्रोसेस होने के लिए, ये प्रोसेस पूरा प्रक्रिया बनाने के लिए आपसी संबंध अच्छे होने चाहिए। तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है ग्लोबलाइजेशन। तो आई होप आपको ग्लोबलाइजेशन की बात समझ में आ गई। अब आते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की इस प्रक्रिया में सिल्क रूट, जी मैं एक शब्द यूज कर रहा हूँ, सिल्क रूट, जिसको हिंदी में रेशम मार्ग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेशम मार्ग। इसकी क्या भूमिका रही? रेशम मार्ग जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि सिल्क रूट, सिल्क का मतलब रेशम होता है, रूट का मतलब रास्ता, रेशम मार्ग। रेशम मार्ग एक रास्ते का नाम है। अब इस रास्ते से क्यों इतना व्यापार जो है एक्चुअली पॉपुलराइज हुआ, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। आप 130 बीसी की मैं बात कर रहा हूँ। 130 बीसी का टाइम था जब चाइना में हान डायनेस्टी था, और जो है यूरोप में उस समय जो ग्रीस था, वहां पे रोमन एम्पायर था। तो इनके बीच में आपसी व्यापारिक संबंध था। इस प्रकार हम देखते हैं एशिया का जो संबंध था वो किससे था, कि सिर्फ रोमन एम्पायर से नहीं था, एशिया का संबंध जो अरबों से भी था, ठीक है। फिर धीरे धीरे ये संबंध जो है ट्रेड रिलेशन बढ़ता चला गया, और ट्रेड रिलेशन के साथ साथ रिलीजन का भी एक्सपेंशन हो गया। किसका हो गया? रिलीजन का भी एक्सपेंशन हो गया। तो इस प्रोसेस में हम देखते हैं कि शुरुआत में चाइना जो है इस ट्रेड रिलेशन का ज्यादा प्रॉफिट उठाता है। किस रास्ते से? सिल्क रूट का यूज करके। चाइना जो है, आपको जैसे मैं मैप में दिखा रहा हूँ, आप इस मैप में देखिएगा कि चाइना से जो रास्ते निकले हैं, कुछ जमीनी रास्तों से जा रहे हैं, कुछ समुद्री रास्तों से जा रहे हैं, और सब किस किस कंटिनेंट से मिल रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अरब से भी मिल रहे हैं, उधर अफ्रीका जो पूरा कंटिनेंट है वहां तक लिंक हो रहा है, यूरोप तक रास्ते जा रहे हैं, मेडिटेरियन सागर और सुएज कैनाल से होकर, आप देख पा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कुछ लैंड के थ्रू जा रहे हैं, और इंडिया से भी इसके व्यापारिक संबंध है। तो आप इसी पूरे रास्ते को बोला जाता है सिल्क रूट। इससे जो है रेशम का व्यापार चाइना जो है अन्य देशों के लिए करता था, इसलिए इसका नाम ही दे दिया गया क्या? सिल्क रूट। इस सिल्क रूट का सर्वप्रथम जो जिक्र है, ये हमको देखने को मिलता है कि आप जाएंगे चाइना में, एक जगह है जिसका नाम है मोगाओ। क्या नाम है? मोगाओ। मोगाओ में एक ग्राटोज है। ग्राटोज का मतलब होता है केव, गुफा। तो इसलिए उस गुफा को नाम ही दे दिया गया मोगाओ ग्राटोज, है ना, मोगाओ की गुफा, जिसको हिंदी में बोलते हैं मोगाओ की गुफा, मोगाओ ग्राटोज। इसका जो है पहली बार मेंशन किया गया था 8th सेंचुरी में। कब मेंशन किया गया था? 8th सेंचुरी में। इस जो गुफा थी, इस गुफा में एक पेंटिंग बनाई गई थी, और उस पेंटिंग में ही इस सिल्क रूट का क्या किया गया था? मेंशन किया गया था। इस रास्ते का नाम दिया गया था सिल्क रूट। ये 8वीं सदी का जो है क्या है? पेंटिंग है, और इसका नाम दिया गया क्या? सिल्क रूट। इस सिल्क रूट का पहली बार जो वर्णन हमको चाइना में ही मिलता है, और चाइना के उस मोगाओ ग्राटोज से मिलता है। मोगाओ ग्राटोज में जो केव नंबर 217 है ना, 217, केव नंबर 217, उसी गुफा में जो है इस पेंटिंग को बनाई गई है। तो जैसा कि आप मैप में अच्छे से देख पा रहे होंगे, मोगाओ का जो है क्या है,
कि मोगाओ ग्राटोज है और इसी के अंदर जो है केव नंबर 27 है जिसमें ये पेंटिंग पाई गई है। उस पेंटिंग का नाम ही दे दिया गया प्यारे भाइयों मोगाओ ग्राटोज, है ना, मोगाओ पेंटिंग। उसमें किसका मेंशन मिलता है? सिल्क रूट का पहली बार मेंशन होता है, वहीं से सिल्क रूट क्या हुआ? पॉपुलराइज हुआ। उसके बाद हम देखते हैं इन्हीं रास्तों का प्रयोग करके जैसे जैसे समय बदलता गया, आप देखेंगे कि आप आने वाले समय में देखते हैं कि जो यूरोपियंस थे उन्होंने इस रास्ते पर कब्जा करना शुरू कर दिया। इस रास्ते पर क्या किया? कब्जा किया। उसके बाद हम देखते हैं एक एक्सप्लोरर थे जिनका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। क्या नाम था? क्रिस्टोफर कोलंबस। 12 अक्टूबर 1492 में, यानी 12 अक्टूबर 1492 को ये जो है खोज करने के लिए निकले थे इंडिया का खोज इसलिए करना चाहते थे क्योंकि इंडिया से जो, जैसा कि मैप में आप देख पा रहे होंगे, ये कालीकट है। कालीकट से स्पाइस बेचा जाता था, मसाले बेचे जाते थे। किसको? अरब को। अरब मसाले लेते थे कालीकट से और वो यूरोप में जाते थे, 3 गुने 4 गुने दाम पे बेचते थे। और देखे जबकि स्पाइस का जो दाम है वो बढ़ता चला गया, डिमांड उसकी बढ़ती चली गई, तो यूरोप में अरबों ने जो है स्पाइस को, इस स्पाइस में खासकर काली मिर्च को और लौंग, काली मिर्च हो गई, लौंग हो गई, सिनामन हो गया, जिसमें से काली मिर्च ज्यादा पॉपुलर थी यूरोप में, उसको जो है सोने के भाव बेचा। यानी जितना आपको उतनी ही काली मिर्च देते थे जितना आपसे सोना लेते थे, सोने के बराबर तौल के क्या है काली मिर्च देते थे। तो अरबों का ये जो चीटिंग था, ठगी था, यूरोप वालों को बाद में महंगा पड़ने लगा। जब उन्होंने सिल्क रूट पे कब्जा किया तो उन्होंने एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया कि इंडिया कहाँ पे है। तो इंडिया का जैसे एक्सप्लोरेशन इन्होंने किया तो उसी समय कोलंबस निकले थे इंडिया की खोज कर रहे, और गलती से वो लेफ्ट की जगह राइट मुड़ गए, है ना। कोलंबस कहाँ से चले थे? इटली से चले थे। और जैसे वो इटली से आए थे तो आप देख पा रहे होंगे कि नीचे अफ्रीकन कंटिनेंट से होके जो है ये जो दाएं इनको लेफ्ट साइड मुड़ना था, लेफ्ट साइड ना मुड़ के ये मुड़ गए राइट साइड और पहुंच गए कहाँ? साउथ अमेरिका में। इस प्रकार अमेरिका क्या खोज हुआ। अभी तक अमेरिका का जो पूरा कंटिनेंट था वो किसी को पता नहीं था। तो हम देखते हैं, हम इसीलिए कहा जाता है अमेरिका का खोज कौन किया? कोलंबस ने किया। कब किया? 1492 में किया। उसके बाद आप देखेंगे कि जैसे अमेरिका का खोज हो गया तो वहां पे तमाम प्रकार के रिसोर्सेज थे, संसाधन थे, लूट मच गई, है ना। पूरा यूरोप का जो प्लांटेशन और कंपनियां वहां टूट पड़ी। फिर हम देखते हैं कि ज्यादा दिन नहीं हुआ कि उसी के ये 92 में खोजे, और हम देखते हैं 98 में 21 मई 1498 को वास्को द गामा इंडिया के कालीकट जो है पोर्ट पे पहुंचे। और उस समय जो वहां का राजा था जमोरियन था, जमोरियन का एम्पायर था। केरला के कालीकट जो है आज के समय में, आज भी देख पा रहे हैं मैप में, यहाँ पे ये पहुंचे और इन्होंने इस प्रकार भारत की खोज किया। और ये भी यहाँ से जो है क्या ले गए थे? काली मिर्च ले गए थे। और काली मिर्च ले जाके ये वास्को द गामा एक पुर्तगाली था, ये जाके पुर्तगाल में जब पहुंचा काली मिर्च के साथ तो यूरोप में जो उस ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च को बेचा, उस 60 गुने प्रॉफिट पे बेचा था। कितने गुने पे? 60 फोल्ड, 60 गुना प्रॉफिट भाई साहब, 60 गुना प्रॉफिट कमाया था। और इसके बाद ये लोग अरबों का बाइकाट कर दिए कि अरे भाई अब तुम्हारी जरूरत खत्म, हम तो इंडिया को ढूंढ निकाला, मसाला जहां से आता है वहां एक ढूंढ लिए। उसके बाद आप देखेंगे कि अनेक कंपनियां जो है एक के बाद एक व्यापार करने के पर्पज से इंडिया आती है। आप देखेंगे कि 16वीं सदी के जैसे अंत होता है, 16वीं सदी का जैसे अंत होता है तो हम देख पाते हैं कि अंग्रेजों ने पूरा सिल्क रूट डोमिनेट करना क्या किया? शुरू किया। अंग्रेजों ने खासकर यूरोपियन के जितने कंट्री थे उसमें अंग्रेजों ने भी डोमिनेट करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो कहने का मतलब विदेशी लोग चाइना से जो है उस सिल्क रूट का जो कब्जा छीन लिए। अब उसके बाद यहीं से देखते हैं यूरोप का पूरा जो है माहौल ही बदल जाता है। यूरोप इतना ज्यादा डेवलप करने लगता है और बाकी देशों को गुलाम बनाने लगता है। ठीक, आप देखेंगे कि इंडिया को भी उसने गुलाम बनाया, चाइना को भी बनाया। यानी आप ये कह सकते हैं कि पूरे विश्व के 80% देशों को उसने क्या किया? अपने अंडर में ले लिया। और जब यूरोप के लोग ऐसा करना शुरू किए, यूरोप में सबसे ज्यादा पावरफुल जो इमर्ज हुआ, आप देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी यानी इंग्लैंड की एक कंपनी थी जो इमर्ज हुई। ठीक, तो ये कुछ प्रोसेस था उनके ग्रो करने का, इसीलिए ग्लोबलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है।
फिर आते हैं, हम देखते हैं ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा बीमारी पर और क्या इम्पैक्ट पड़ा अमेरिका के लोगों पर। अमेरिका के लोगों पर इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ा भाई साहब। आप देखेंगे कि 16th सेंचुरी में यूरोपियन जो थे सिल्क रोड पर जब कब्जा कर लिए और अमेरिका में जो है रिसोर्सेज के लूट के लिए जो है अपने एक्सपेडिशन भेजना शुरू कर दिए, तो ये वहां पे एक किंवदंती आई। किंवदंती का मतलब हियर से एक कहावत आई कि वहां पे एक एल्डोरेडो नामक सिटी है जिसको गोल्डन सिटी कहा जाता है, यानी सोने का शहर है। जो इसको खोज निकालेगा वह पूरे वर्ल्ड पे क्या करेगा, राज करेगा। तो इसमें खास कर दो कंट्री, ये पुर्तगाल और स्पेन सबसे आगे थे। इन्होंने अपने जहाजी बेड़ों को आर्मी के साथ, कुछ सैनिकों के साथ, बंदूक के साथ भेज दिया अमेरिका। जैसे ये अमेरिका में गए तो भाई जब आप देखते हैं कि आदमी का आवागमन होता है तो बीमारियां भी फैलती हैं। और बीमारी फैला उस समय ये चेचक का जो है अपने साथ बैक्टीरिया, कुछ चेचक हुआ था जिसकी वजह से ये मीजल्स की बीमारी अमेरिका लेके गए। तो जैसे अमेरिका लेके जाते हैं, वहाँ के जो लोकल कम्युनिटी थी उनमें आज तक वो इससे पहले कभी बाकी के देशों से कटाव थे, तो इसलिए उनका इम्यूनिटी वीक था और ये बीमारी उनके लिए प्राण घातक साबित हो गई। वहाँ की 90% जो कम्युनिटी, लोकल कम्युनिटी थी, इस मीजल्स की वजह से साफ हो गई, यानी मारे गए लोग। उसके बाद क्या होता है कि ये जब स्पेन वाले वापस आते हैं तो यूरोप में भी ये मीजल्स फैलता है। और यूरोप में फैलता है तो यूरोप में भी हड़कंप मच जाता है। लोग क्या करने शुरू करते हैं कि हालांकि स्पेन के पास उस समय इतनी कैपेसिटी थी कि वहाँ इम्यूनिटी ज़्यादा थी और ये कुछ मेडिसिन से डेवलप किए थे जिससे डेथ रेट कम हुई है स्पेन में, लेकिन फिर भी कि यूएस में काफ़ी ज़्यादा हो गई, वो जो खासकर अमेरिका में, और पूरे यूरोप में अराजकता फैल गई और लोग पलायन करने लगे। और पलायन करने के साथ कुछ लोग इंडिया की तरफ मूव किए, कुछ लोग अमेरिका की तरफ, जिसका बहुत निगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ा और बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ा। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई। तो कभी भी आपसे ग्लोबलाइजेशन पे कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसको डिटेल से लिख सकते हैं। तो वीडियो आपको अच्छा लगा, बातें आपको अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज्वाइन करिए, कमेंट जरूर करिए। कमेंट से आपके हमको प्रमोशन मिलता है और हम इसी तरह आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।